हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 2 जून 2026। आइए बात करते हैं आज के 50 सबसे बड़े और महत्वपूर्ण समाचारों की। देश, दुनिया, राजनीति, अर्थव्यवस्था, मौसम, टेक्नोलॉजी, शिक्षा और जनहित से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। देखिए दोस्तों, नीट अंडर ग्रेजुएट 2026 पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने री एग्जाम को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में कराने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि परीक्षा 21 जून को पुराने पेन पेपर मोड में ही होगी। मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी। 20 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य दांव पर है। इधर एक बड़ी खबर सामने आ रही है कर्नाटक से। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार कल यानी 3 जून को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दे दिया है। सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने शिव कुमार को सीएलपी लीडर चुना। समारोह बेंगलुरु के राजभवन में शाम 4 बजे होगा। अब एक महत्वपूर्ण अपडेट। नीट अंडर ग्रेजुएट 2026 पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस मामले की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं। एनटीए ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर नई सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी। सीबीआई जांच भी अभी जारी है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने एक बार फिर भारतीय विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद रखने की मियाद 23 जून 2026 तक बढ़ा दी है। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नया नोटिस टू एयर मिशंस जारी किया है। ये बैन अप्रैल 2025 में भारत पाक तनाव के बाद लगाया गया था। इससे भारतीय एयरलाइंस के रूट्स लंबे हो गए हैं और किराया भी बढ़ा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यानी 1 जून को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के 6 साल पूरे होने पर रेहड़ी पटरी वालों और सड़क विक्रेताओं की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा, यह योजना गरीब विक्रेताओं की जिंदगी बदल रही है। इस योजना के तहत छोटे विक्रेताओं को बिना गारंटी लोन मिलता है और वो डिजिटल पेमेंट से जुड़ रहे हैं। अब बात करते हैं एक बड़ी खबर की। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड पैक्ट पर बातचीत शुरू हो गई है। बदले हुए अमेरिकी व्यापार नीति के बीच दोनों देश टैरिफ प्रतिबद्धताओं की समीक्षा कर रहे हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस साल के अंत तक एफटीए पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य है। अमेरिका ने भारत पर करीब 50% टैरिफ लगाए हैं। इस बीच संगीत जगत से बेहद दुखद खबर आई है। मशहूर गायिका सुमन कल्याणपुर का निधन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सुमन जी ने हिंदी सिनेमा को दशकों तक अपनी मधुर आवाज से सजाया था। उनके जाने से पूरे संगीत जगत में शोक की लहर है। भारत ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत ओमान के आयात पर ड्यूटी छूट 1 जून 2026 से लागू हो गई है। इससे भारत के ओमान से होने वाले करीब 95% आयात पर फायदा मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह डील खाड़ी देशों में भारत की व्यापारिक मजबूती बढ़ाएगी। सेवा और स्वास्थ्य क्षेत्र को विशेष लाभ मिलेगा। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने नीट अंडर ग्रेजुएट 2026 पेपर लीक मामले में कहा कि ऐसी घटनाएं छात्रों और उनके परिवारों के लिए बेहद दर्दनाक हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार से विस्तृत हलफनामा मांगा है। बेंच ने साफ कहा कि जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, असली समस्या नहीं रुकेगी। मामले की सुनवाई अब जुलाई में होगी। अब बात करते हैं एक और कोर्ट की अहम खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने अंडर ट्रायल और सजायाफ्ता कैदियों की रिहाई को लेकर अहम निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा कि जमानत या बरी होने के बाद कैदियों को बेवजह जेल में नहीं रोका जाना चाहिए। सभी हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों को इस दिशा में कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट के उस निर्णय को सही ठहराया है जिसमें कहा गया था कि बार एसोसिएशन संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य नहीं है। कोर्ट ने माना कि यह एक निजी संस्था है जो सार्वजनिक कार्य नहीं करती। इस फैसले का असर वकीलों की संस्थाओं पर पड़ेगा। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संस्थाओं की वक्फ ट्रिब्यूनल में कोर्ट फीस छूट की मांग पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पूछा कि इस छूट का कानूनी आधार क्या है। यह मामला वक्फ कानून को लेकर चल रही व्यापक कानूनी बहस का हिस्सा है। आने वाले दिनों में इस मामले में और सुनवाई होगी। अब जानते हैं एक और कोर्ट की खबर। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल ने आंशिक कार्य दिवसों यानी पार्शियल वर्किंग डेज पर सीनियर एडवोकेट्स की उपस्थिति पर रोक लगा दी है। कोर्ट का मानना है कि इससे न्यायिक प्रक्रिया में अनुशासन और पारदर्शिता आएगी। यह कदम न्यायपालिका में व्यवस्था सुधार की दिशा में उठाया गया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। कर्नाटक की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया है। सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। 2023 के चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में 2.5 साल का पावर शेयरिंग फॉर्मूला था। सिद्धारमैया ने तय समय से कुछ देरी के बाद इस्तीफा दिया। अब डीके शिव कुमार बागडोर संभालेंगे। यह कांग्रेस के लिए एकता का बड़ा संदेश है। इधर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारत की पाकिस्तान को अलग थलग करने की नीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
ट्रंप के चीन दौरे और पाकिस्तान के साथ चीन की मजबूत होती दोस्ती के बीच विश्लेषकों का कहना है कि भारत की कूटनीतिक रणनीति को नए सिरे से सोचने की जरूरत है। भारत सरकार ने अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच हाल ही में नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ये दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। हालांकि रूबियो ने भारत पर ऊंचे टैरिफ का बचाव भी किया। ऐसे में राजनीति की बात करें तो राहुल गांधी ने सीबीएसई पेपर विवाद पर छात्रों से बातचीत के दौरान सरकार पर तीखा तंज कसा। उन्होंने परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग उठाई। विपक्ष लगातार एनटीए और शिक्षा मंत्रालय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। सरकार ने इसे राजनीति से प्रेरित हमला बताया है। इस बीच पश्चिम बंगाल से एक अहम खबर, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी हमले में घायल हो गए हैं। यह घटना अभिषेक बनर्जी पर कथित हमले की घटना के बाद हुई है। टीएमसी ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। बंगाल में राजनीतिक माहौल काफी गर्म है। लोगों की नजर बनी हुई है कि आगे क्या होगा। देखिए दोस्तों, आज के पेट्रोल डीजल के दामों की बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल 111 रुपए 18 पैसे और डीजल 97 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर पर स्थिर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम करीब 93 से $94 प्रति बैरल के आसपास बना हुआ है। ईरान अमेरिका युद्ध विराम वार्ता की खबरों से तेल की कीमतों में कुछ नरमी आई है। अब बात करते हैं एलपीजी गैस की। घरेलू 14.2 किलो एलपीजी सिलेंडर का दाम दिल्ली में 913 रुपए और मुंबई में 912 रुपए 50 पैसे है। मार्च 2026 से घरेलू गैस के दाम स्थिर हैं। हालांकि पिछले 12 महीने में करीब 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की वजह से आगे दाम बढ़ने का खतरा बना हुआ है। दोस्तों, आज सोने चांदी के दाम जान लीजिए। 1 जून के ताजे आंकड़ों के मुताबिक 24 कैरेट सोना 15,703 रुपए प्रति ग्राम और 22 कैरेट 14,394 रुपए प्रति ग्राम पर है। चांदी का दाम 2,80,000 रुपए प्रति किलोग्राम के करीब है। भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक अनिश्चितता के चलते सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग बनी हुई है। अब एक महत्वपूर्ण अपडेट, भारतीय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी सायंट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इंजीनियरिंग कारोबार को विस्तार देने के मकसद से ताओ डिजिटल को $218 मिलियन में अधिग्रहण करने का ऐलान किया है। यह अधिग्रहण भारतीय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। आने वाले दिनों में इस सौदे को अंतिम रूप मिलने की उम्मीद है। देखिए दोस्तों, मई के आखिरी ट्रेडिंग दिन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 21,105 करोड़ रुपए की बिकवाली की, जबकि घरेलू निवेशकों यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 16,764 करोड़ रुपए लगाकर बाजार को गिरने से काफी हद तक बचाया। सेंसेक्स मई महीने में 2.8% नीचे गया। भू राजनीतिक तनाव और कमजोर मानसून पूर्वानुमान बाजार पर दबाव बनाए हुए हैं। इधर एक बड़ी खबर सामने आ रही है अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ एक बड़ा समझौता लगभग तय हो चुका है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि हॉर्मुज जलडम भूमध्य को फिर से खोला जाएगा। इस डील की खबर से तेल की कीमतों में हल्की गिरावट आई है। हालांकि ईरान का विदेश मंत्रालय सतर्क बना हुआ है। अब बात करते हैं, अमेरिकी और ईरानी वार्ताकार 60 दिन के युद्ध विराम को आगे बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए हैं। सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर जैसे खाड़ी देशों ने ट्रंप से सैन्य कार्रवाई रोकने की अपील की है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देश अभी बहुत करीब और बहुत दूर दोनों हैं। दुनिया की नजर इस डील पर है। वहीं दूसरी तरफ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की बीजिंग यात्रा के दौरान चीन पाकिस्तान संबंधों को अटूट और अजेय बताया। मई 2025 के भारत पाक संघर्ष के बाद पाकिस्तान ने चीनी हथियार प्रणालियों का इस्तेमाल किया था। यह भारत के लिए रणनीतिक रूप से अहम संकेत है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। हॉर्मुज जलडमरू मध्य की बात करें तो अभी भी वहां जहाज फंसे हुए हैं। अमेरिका ईरान युद्ध और बाद में युद्ध विराम के बावजूद यह महत्वपूर्ण जलमार्ग अभी सामान्य नहीं हुआ है। दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। भारत को भी इससे एनर्जी सप्लाई पर असर पड़ रहा है। डील होते ही तेल बाजार को राहत मिलने की उम्मीद है। अब बात करते हैं रूस और भारत के रिश्तों की। हाल ही में रूस के पहले उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव नई दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने एनएसए अजित डोभाल, एफएम जयशंकर और वित्त मंत्री सीतारमण से मुलाकात की। अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत ने रूस के साथ अपने रिश्ते बनाए रखे हैं। ऊर्जा और रक्षा सहयोग इस रिश्ते का मुख्य आधार है। देखिए दोस्तों, नीट अंडर ग्रेजुएट 2026 की रीपरीक्षा 21 जून को होगी। 3 मई को हुई परीक्षा पेपर लीक के बाद 12 मई को रद्द कर दी गई थी। इसमें 20,27,000 से ज्यादा छात्र शामिल होंगे। एनटीए ने नई फेशियल बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन व्यवस्था समेत कई सुरक्षा उपाय किए हैं। छात्रों के एडमिट कार्ड जल्द जारी होंगे।
अब एक महत्वपूर्ण अपडेट उन छात्रों के लिए जो रिसर्च और अध्यापन में जाना चाहते हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जून 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसके तहत जेआरएफ की असिस्टेंट प्रोफेसर और डॉक्टर ऑफ फिलोसफी एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी लें। वहीं दूसरी तरफ नौकरी ढूंढ रहे उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के 371 पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आने वाले दिनों में अंतिम तारीख समाप्त होने से पहले फॉर्म जरूर भरें। अब एक और बड़ी भर्ती खबर। महिंद्रा मोटर्स ने 5000 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए यह एक सुनहरा मौका है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है। योग्य उम्मीदवार जल्द से जल्द आवेदन करें और ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरी जानकारी चेक करें। देखिए दोस्तों, भारतीय नौसेना की इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट 1/2025 सिविलियन भर्ती के लिए आंसर की नोटिस जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी है वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी उत्तर पर आपत्ति है तो निर्धारित समय में आपत्ति दर्ज कराना सुनिश्चित करें। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। भारतीय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिग्गज वाइप्रो ने सर्विस नाउ के साथ मिलकर एजेंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्कफ्लोज डिप्लॉय करने की बड़ी पार्टनरशिप का ऐलान किया है। इसके बाद अमेरिकी बाजार में वाइप्रो के शेयर 18.5% उछल गए और भारत में भी 4% का फायदा हुआ। इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड भी हरे में रहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारतीय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों का दबदबा बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर वैश्विक उत्साह से एशियाई शेयर बाजारों में तेजी देखी गई। दक्षिण कोरिया का बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। भारतीय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों के शेयरों में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े ऑप्टिमिज्म की वजह से अच्छी खरीदारी हुई। वाइप्रो और इन्फोसिस की पार्टनरशिप की खबरें इस तेजी का बड़ा कारण रही। अब एक महत्वपूर्ण अपडेट। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता दबदबा इस बात से साफ झलकता है कि इस साल फरवरी में नई दिल्ली में हुए हैं इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट 2026 में 30 देशों से 300 से ज्यादा एग्जिबिटर्स आए थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन और गूगल के सुंदर पिचाई समेत 20 से ज्यादा देशों के नेता शामिल हुए थे। ऐसे में टेक और हेल्थ की खबर में बड़ी अपडेट। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत ओजेम्पिक जैसी वजन घटाने वाली दवाओं को और ज्यादा किफायती बनाने की दिशा में काम कर रहा है। भारतीय जेनेरिक फार्मा कंपनियां इस क्षेत्र में उतरने की तैयारी में हैं। अगर ऐसा हुआ तो लाखों लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सेवा मिल सकेगी। वहीं दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर की खबर में पीएनसी इंफ्रा ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से उत्तराखंड के पंतनगर एयरपोर्ट निर्माण का 302 करोड़ रुपए का ऑर्डर जीता है। यह भारत के एविएशन सेक्टर में हो रहे व्यापक विस्तार का हिस्सा है। सरकार बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है। देखिए दोस्तों, मौसम की बड़ी खबर। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने 2026 के मानसून सीजन के लिए कमजोर पूर्वानुमान जारी किया है। इस साल मानसून की बारिश लॉन्ग पीरियड एवरेज का केवल 90% रहने का अनुमान है। 3 साल में यह पहली बार होगा जब मानसून कमजोर रहेगा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में हीटवेव दिन अधिक रहने का अलर्ट है। इस बीच एक राहत की खबर। आईएमडी का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून जून की शुरुआत में ही केरल पहुंच जाएगा। उसके बाद कर्नाटक, तमिलनाडु में आगे बढ़ेगा। मुंबई में 11 जून तक मानसून पहुंचने का अनुमान है। हालांकि कुल सीजन में बारिश औसत से कम रहने का डर है, जिससे किसान और जलाशय प्रभावित हो सकते हैं। अब एक और मौसम की महत्वपूर्ण खबर। आईएमडी ने बताया है कि प्रशांत महासागर में एल नीनो की स्थितियां विकसित हो रही हैं। एल नीनो से मानसून कमजोर होता है और गर्मी बढ़ती है। इससे कृषि, जलाशयों में पानी का स्तर और बिजली उत्पादन सभी पर असर पड़ेगा। लोगों को पानी बचाने और गर्मी से बचाव की तैयारी रखनी चाहिए। देखिए दोस्तों, जून महीने में बैंक की छुट्टियों की लिस्ट जारी हो गई है। इस महीने कई त्योहारों और राज्य विशेष अवकाशों के चलते कई दिन बैंक बंद रहेंगे। एसबीआई, एचडीएफसी समेत सभी बड़े बैंक प्रभावित होंगे। हालांकि ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा जारी रहेगी। किसी भी जरूरी काम के लिए पहले शेड्यूल जरूर देखें। अब एक महत्वपूर्ण जनहित की खबर। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के करोड़ों सदस्य जानना चाहते हैं कि 2025 से 26 का ब्याज उनके प्रोविडेंट फंड खाते में कब आएगा। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन 3.0 के तहत अब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस से भी प्रोविडेंट फंड निकासी संभव है। सरकार ने जल्द ब्याज क्रेडिट का भरोसा दिया है। इस बारे में आधिकारिक अपडेट एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर मिलेगा।